लेटर है गजेट ऑफ इंडिया पार्ट सेकंड सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के बारे में बातचीत करता है ये। इसमें जो दिया हुआ है, जो हम कल जिस पर चर्चा कर रहे थे वहां पर जो 500,000 रुपये वगैरह दिए थे उससे रिलेटेड देख लेते हैं। केंद्रीय सरकार विदेशी अभिदाय अधिनियम 2010 की धारा 48 की उप धारा 2 के खंड गए द्वारा, ये तो सारा इतना याद रखना संभव नहीं है। आप इसमें आ जाइए 3 नंबर पॉइंट पर, दान या भेंट के माध्यम से विदेशी अभिदाय की स्वीकृति या प्रतिधारण की रीति। कि जब कोई भारतीय प्रतिनिधि मंडल का व्यक्ति विदेश में गया है या विदेश के किसी व्यक्ति से कुछ भेंट स्वीकार कर रहा है तो उस समय क्या ध्यान रखना। तो दान या भेंट के माध्यम से विदेशी अभिदाय किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे दान या भेंट की प्राप्ति के 30 दिन की अवधि के भीतर उस मंत्रालय या विभाग जिसने उस कार्यक्रम को प्रायोजित किया था के सचिव को लिखित में निम्नलिखित सूचना देगा। पहली सूचना क्या देगा कि उसे कोई दान या भेंट मिली है क्या, किस सोर्स से मिली है, फॉरेन सोर्स ऐसा कौन सा है जिससे उसे दान या भेंट मिली है, उस दान या भेंट का अनुमानित बाजार मूल्य क्या है, उस दान या भेंट को प्राप्त करने की तारीख क्या है, स्थान क्या है, और अन्य कोई ब्यौरा जो व्यक्ति से होने की जरूरी है। तो यहाँ पर बाजार मूल्य ऐसे व्यक्ति की राय में 5,000 रुपये से अधिक हो जाता है। यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट था, 5,000 रुपये से अधिक हो जाता है तो वैसे दान या भेंट को ऐसे मंत्रालय या विभाग के सचिव के पास जमा करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। कल हम इस पर जो कंफ्यूज थे कि वो अमाउंट क्या है, राशि क्या है, तो विदेश से प्राप्त जो भी अभिदाय है या जो भी गिफ्ट है, भेंट है, वो 5,000 रुपये से अधिक का है या 5,000 रुपये का है तो मंत्रालय या विभाग के सचिव के पास जमा करना होगा। लेकिन अगर 5,000 से कम का है और एक से ज्यादा गिफ्ट है जिनका कुल मूल्य 15,000 रुपये से अधिक हो जाता है तो भी वैसे दान या भेंट को मंत्रालय या विभाग के सचिव के पास जमा करेंगे। अगर वो विदेश में है तो भारत आने के बाद अपने मतलब भारत की धरती पर जब कदम रख लिया है उसके 30 दिन के भीतर जो अभी ये सूचना है जो हमने अभी उपरोक्त चर्चा की थी उसको करेगा। अब उसको जिस व्यक्ति ने जमा कर दिया विभाग के पास, अब उसको वापस दिया जाना है या नहीं दिया जाना है इसका निर्धारण जो है वो बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, जिसके सदस्य कौन कौन होंगे, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, अवर सचिव, विदेश मंत्रालय, सीमा शुल्क, मूल्य निरूपक, विदेश बंदरगाह कार्यालय, वित्त मंत्रालय, ये करेंगे। बाकी इसमें ज्यादा काम का कुछ नहीं है, ऊपर से लास्ट लाइन देख लीजिए। इस संबंध में किसी संसूचना की प्राप्ति के 30 दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति को उसे वापस लौटाए गए दान या भेंट से भिन्न अपनी पसंद के दूसरे दान या भेंट को उप नियम 4 के अधीन निर्धारित उसके समग्र बाजार मूल्य और 5,000 रुपये के बीच का अंतर का समुदाय करने पर क्रय करने का विकल्प होगा। लेकिन ऐसा करने पर यह अंतिम विकल्प होगा, इसके बाद फिर से वो पुनः इसको बदल नहीं सकता। तो यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आना है। मेन जो प्रश्न आना है वो हमारा कहाँ से आना है, मुख्य बात कौन सी है कि बाजार मूल्य ऐसे व्यक्ति की राय में 5,000 रुपये से अधिक है तो उसे मंत्रालय विभाग के सचिव के पास जमा करना। तो ये जो तीसरे का जो पहला था ना, ₹1,500, ये तो हो गया यस सर। 5,000, और जो 500 ओनली था वो हो गया 2,000। 2000। यस सर, यस सर। ठीक है सर। फिर यस चौथा सर। वाला जो था वो हमने क्लियर कर ही लिया कि इसमें लिमिट जो है वो हाँ, फाइव वो थाउजेंड हो गई है। डेलीगेशन वाला कर लिया। यस सर। हाँ। अब जो है 13A डोगरी जो है इसमें तीन टर्म दी हुई है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो डोगरी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना तो वो देगा ना ही लेगा। और साथ में एक वर्ड दिया हुआ है अबैट। अबैट का मतलब है एनकरेजमेंट से, अबैट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डोगरी, मतलब देने या लेने को किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं देगा। इसी में दूसरी बात दी है, डिमांड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट और गार्जियन ऑफ ए ब्राइड और ब्राइड ग्रूम एज द केस मे बी एनी डाउरी। कोई भी प्रकार की डिमांड है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेरेंट्स से या गार्जियन से, दूल्हे के या दुल्हन से,
तो वो भी डॉवरी की फॉर्म में ही माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल डॉवरी हैज द सेम मीनिंग एज इन द डॉवरी प्रोविजन एक्ट 1961। उसका रूल नंबर 28 जो दे रखा है उसके अंतर्गत डॉवरी है क्या उसको डिफाइन कर रखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हो गया क्लियर। इसमें तीन ही शर्तें हैं वो दे रखी हैं, वो हमने मान ली। मतलब फर्स्ट के अंदर गिव टेक और अबैट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डॉवरी, ये है। फिर है पब्लिक 14 नंबर रूल जो है सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 में 14 नंबर है, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में या कोई सम्मान मिलने पे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में बात की हुई है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट receive any complimentary or valedictory address or accept any testimonial or attend any meeting or entertainment held in his honor or in the honor of any other government servant। तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री या वैलेडिक्टरी एड्रेस या टेस्टिमोनियल या कोई मीटिंग एंटरटेनमेंट उसके आने पर या किसी प्रकार का जो उसको कोई प्राइज वगैरह मिला है उसके लिए वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, किन शर्तों को छोड़ के वो आगे चर्चा की जाएगी या उसको स्वीकार नहीं करना है वो सब दिया हुआ है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू a farewell entertainment of a substantially private and informal character held in honor of a government servant। फेयरवेल पार्टी जो होती है या फिर आप कह सकते हो सुपर एनुएशन पर जो पार्टी हो रही है या और कोई भी है उसके रिटायरमेंट पे या ट्रांसफर पर, हु हैज रिसेंटली क्विट द सर्विस ऑफ एनी गवर्नमेंट, या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस से उसने छोड़ दिए, उस तरह की कोई भी इनफॉर्मल करेक्टर की पार्टी है तो उसमें ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। दूसरा, द एक्सेप्टेंस ऑफ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट्स अरेंज्ड बाय पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशन। कोई पब्लिक बॉडी या इंस्टीट्यूशन के द्वारा इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट, कोई ऐसा एंटरटेनमेंट किया जा रहा है जो एक्सपेंसिव नहीं है, जिसमें कोई बड़े स्टार्स को या कोई और आर्टिस्ट वगैरह को नहीं बुलाया जा रहा है, कोई खर्चा ऐसा महंगा नहीं किया जा रहा है, तो वो भी स्वीकार्य है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो नोट के साथ दे रखी है, ये जरूर हमें ध्यान देनी है। इसमें ये दे रखा है कि कोई भी पार्टी जो हो रही है उसमें अगर क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ, अब जो ग्रुप सी और ग्रुप डी दे रखा है ना, उसको यहाँ पर क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ एम्प्लॉय दे रखा है, और वर्तमान के हिसाब से जो क्लास सी और डी है उनसे किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, मतलब उनसे किसी भी प्रकार का अनुदान स्वीकार नहीं करना है। और अगर वो पार्टी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए हो रही है तो वो स्वीकारा जा सकता है। लेकिन अगर ग्रुप ए या बी के हो रही के मतलब एंटरटेनमेंट के लिए हो रही है या सुपर एनिमेशन के लिए हो रही है और किसी प्रकार की हो रही है, तो उसमें अगर इस प्रकार की शिकायत होती है ना या लिया जाता है तो वो प्रतिषेध है। लास्ट में देखिए इज फोरबिडन लिखा हुआ है, प्रतिषेध है। अब इसको पूरा पढ़ लेते हैं, मैंने आपको पहले जिस्ट समझा दिया। एक्सरसाइज ऑफ प्रेशर और इन्फ्लुएंस ऑफ एनी सोर्ट और एनी गवर्नमेंट सर्वेंट to induce him to subscribe towards any farewell entertainment। किसी की विदाई पार्टी के लिए कोई जो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए, if it is of a substantially private or informal character and the collection of subscription from class इसको पढ़ेंगे फ्रॉम ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉइज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट बिलोंगिंग टू क्लास ग्रुप सी और ग्रुप डी इज फॉरबिडन। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी से नहीं है, तो उस स्थिति में ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉय से आप किसी भी प्रकार से इनफॉर्मल करेक्टर की पार्टी में भी किसी भी प्रकार का अनुदान स्वीकार नहीं कर सकते, या कोई भी पैसा उनसे नहीं मांग सकते। वो शामिल भी हो रहे हैं तो कोई भी हिस्सेदारी आप उनसे नहीं ले सकते। इसमें किसी को नेक्स्ट है 15 नंबर रूल, प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट इसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं जो 29 नंबर जो है उसके अंदर हमें दे रखे हैं। और कल of sub rule 2, no government servant shall accept with the previous sanction of the government।
किसी साथी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। हर एक चीज में ये चीज तो जुड़ी रहेगी, जहां प्रीवियस सैंक्शन गवर्नमेंट की है तो कोई इश्यू नहीं है, अदरवाइज क्या नहीं करना है वो सारा बताया हुआ है। इंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस। सीधे सीधे आपको किसी भी ट्रेड या बिजनेस में नहीं जुड़ना है। एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, कोई और व्यवसाय उसको आपको नहीं करना है या उसमें नेगोशिएट नहीं करना है। इलेक्टिव ऑफिस या कोई कैंडिडेट है उसके लिए आप पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, वो भी नहीं करना है। कैनवास इन सपोर्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी। आप किसी इंश्योरेंस एजेंसी के या आपके परिवार का कोई सदस्य या कोई कमीशन एजेंसी का वो जो है कैनवास के पीछे से आपको सपोर्ट नहीं करना है। टेक पार्ट एक्सेप्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज के अलावा किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन या किसी बैंक में मैनेजमेंट और इसी प्रकार की कोई एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं, या कोई कंपनी रजिस्टर्ड है या रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत, or any other law for the time being in force or of any cooperative society for commercial purpose, इन सब का सदस्य नहीं होना है। मैं इसका आपको एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि भाई कोई ऐसी छोटी छोटी जो फर्म होती है ना, जो पैसा उधार पे देती है, छोटा अमाउंट जो है छोटे व्यापारियों को देती है, छोटे व्यापारी या कह सकते हैं, पर जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं उनको देती है, उस प्रकार का और बहुत मिनिमम रेट पर करने के लिए स्टार्ट किया गया। और उसमें 3 जने थे, तीनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं, ये हम नहीं कर सकते, हमारे नाम से बिल्कुल भी नहीं कर सकते और हमारे फैमिली मेंबर्स के नाम से भी नहीं कर सकते, क्योंकि सभी गवर्नमेंट सर्विस में मेरे घर में थे। बाकी जिनके नहीं भी हैं तो भी उनके लिए भी ये रूल उनको अबाइड करता है, फॉरबिड करता है कि आपको ऐसा कोई भी प्राइवेट ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट नहीं करना है। ऑफिशियल ड्यूटी के अंतर्गत अगर हम किसी चीज में रजिस्टर्ड होते हैं या किसी चीज का प्रमोशन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास पहले ऊपर से मैसेज आता है कि आपको इस चीज का प्रमोशन करना है या इसका हिस्सा बनना है, तो ही हम बनते हैं, अदरवाइज हमें ऐसा नहीं करना है। कोई भी कॉमर्शियल पर्पज की एक्टिविटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह में मेंबर नहीं बनना है। ठीक है, पार्टिसिपेट इन और एसोसिएट हिमसेल्फ इन एनी मैनर इन द मेकिंग ऑफ स्पॉन्सर्ड मीडिया प्रोग्राम। कोई ऐसा मीडिया प्रोग्राम जो कि स्पॉन्सर्ड हो। स्पॉन्सर्ड से मतलब आप समझ ही सकते हैं, रेडियो या टेलीविजन में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में या किसी चीज के बारे में जो प्रचार करने वाला हो, ऐसे किसी भी प्रोग्राम का हमें सदस्य नहीं बनना है या उसको स्पॉन्सर मतलब उसका हिस्सा नहीं होना है, पार्टिसिपेट नहीं करना है या उससे हमें खुद को जोड़ना नहीं है। मीडिया प्रोग्राम जो कि कमीशन तो गवर्नमेंट से हो लेकिन प्रोड्यूसर कौन है उसका, कोई प्राइवेट एजेंसी हो, तो उसमें भी हमें नहीं जुड़ना है या एसोसिएट नहीं करना है हमें। और प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड मीडिया प्रोग्राम हो जिसमें कोई वीडियो मैगजीन वगैरह हो, इंक्लूडिंग वीडियो मैगजीन, तो वहां भी हमें नहीं करना है। provided that no previous permissions shall be necessary in case where the government servant participates in a program produced or commissioned by government media in his official capacity। अगर ऑफिशियल कैपेसिटी, कार्यालयी क्षमता के अंतर्गत कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको गवर्नमेंट जो है कमीशन गवर्नमेंट मीडिया के द्वारा किया जा रहा है या गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति से किया जा रहा है, तो उसका हम हिस्सा हो सकते हैं। उसके लिए हमें किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, अब क्या केबीसी में यदि हमारा कोई साथी पार्टिसिपेट करने जाता है तो गवर्नमेंट को सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए अगर उसने अनुमति नहीं ली है, या नहीं करनी चाहिए? करेगी, प्राइवेट कर रहा है ना, गवर्नमेंट से नहीं है वो तो। सोनी चैनल का है, वो प्रीवियस सैंक्शन लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना कि अ, जो भी आप कोई भी इस प्रकार के एंटरटेनमेंट कार्यक्रम में, चाहे सारेगामापा में, चाहे कोई केबीसी में या और किसी भी चीज में, जो प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड मीडिया प्रोग्राम है उनमें आपको पहले से परमिशन लेनी होगी। विदाउट प्रीवियस परमिशन इफ यू गो देयर देन यू आर सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रोसीडिंग्स। ओके।
नेक्स्ट है ए गवर्नमेंट सर्वेंट में विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के बिना क्या क्या कर सकते हैं। में ए गवर्नमेंट सर्वेंट में विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से किसी प्रकार की पूर्व अनुमति लिए बिना क्या कर सकते हैं। तो उसका पहला दे रखा है अंडरटेक ऑनरेडी वर्क ऑफ ए सोशल और चैरिटेबल नेचर। कोई भी चैरिटेबल नेचर या सोशल नेचर का ऑनरेडी वर्क है उसको किया जा सकता है। अकेजनल वर्क लिटरेरी आर्टिस्टिक और साइंटिफिक करेक्टर, कल सर बता भी रहे थे कि कोई लेख आप लिखते हैं या कोई जो है आकाशवाणी वगैरह पे आप स्पीच देते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैं ज्योग्राफी का बंदा हूँ, ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हूँ, पीजीटी ज्योग्राफी हूँ, और मैं कोई एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ कुछ मुद्दा है उस पर बोलता हूँ, या कोई पीजीटी इकोनॉमिक्स है वो बजट की समीक्षा करता है, तो वो लिटरेरी वर्क कहलाएगा उसका। ठीक है। या कोई और खोज कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ प्रतिरूप या मॉडल तैयार कर रहा है जो कि आम आदमी के लिए हेल्पफुल है, तो वो साइंटिफिक करेक्टर का वर्क कहलाएगा। इसके लिए उसको किसी प्रकार की जो परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एम आई राइट सर? जी सर, कल ये डिस्कशन हुआ था। जी। सी में दे रखा है स्पोर्ट्स एक्टिविटी बट एज एन एमेच्योर। यहाँ पे जो एमेच्योर वर्ड है ना, इसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब हम पेशेवर रूप में नहीं खेलते, हम लोग स्पॉन्सर्ड नहीं होते, तो एमेच्योर प्लेयर कहलाते हैं। और बहुत सारी जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके बीच में फ्रेंडली मैच या जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, तो उन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। उसके लिए कोई प्रायर परमिशन जरूरी नहीं है। लेकिन इसके साथ भी एक क्लोज आएगा, प्रोवाइडेड दैट में दे रखा है, उसको आगे चर्चा करेंगे। डी देखते हैं, टेक पार्ट इन द रजिस्ट्रेशन प्रमोशन और मैनेजमेंट। वो कोई इलेक्टिव ऑफिस का नहीं होना चाहिए, उसके अलावा ऑफ ए लिटरेरी साइंटिफिक और चैरिटेबल सोसाइटी और ऑफ ए क्लब और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन द एम्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच रिलेट to promotion of sports, cultural or recreational activities registered under the Societies Registration Act 1860 or any other law for the time being in force। तो ये सारे जो फैक्ट्स दे रखे हैं कि साइंटिफिक हो, लाइट लिटरेरी हो, चैरिटेबल सोसाइटी हो, उसका रजिस्ट्रेशन प्रमोशन या मैनेजमेंट आप कर सकते हो। कोई क्लब है, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चैरिटेबल टाइप का है, और जिसके जिसका एम हो स्पोर्ट्स को, कल्चर को, या जो हमें आनंद देने वाली गतिविधियां रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उनके लिए आप कर सकते हो। ठीक है। ई दे रखा है टेक पार्ट इन द रजिस्ट्रेशन प्रमोशन, ये सारा सेम ही है, लेकिन यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाएगा, और जो एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 आ जाएगा, बाकी चीज सेम रहेगी डी और ई में। अब प्रोवाइडेड दैट दे रखा है ही शैल डिसकंटिन्यू टेकिंग पार्ट इन सच एक्टिविटी इफ सो डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अगर सरकार चाह रही है, आपकी सेवाएं लेना चाह रही है, और आप कह रहे हो नहीं मेरा तो स्पोर्ट्स इवेंट है मैं तो उसमें जाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको उसको छोड़ना होगा या रोकना होगा। ही शैल डिसकंटिन्यू टेकिंग पार्ट इन सच एक्टिविटी, तो आपको वो एक्टिविटी रोकनी पड़ेगी इफ सो डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट आपको अनुमति नहीं दे रही है या ऐसा डायरेक्ट कर रही है कि आप इसको छोड़ दो, एक बार आपकी सेवाएं विभाग के लिए ज्यादा जरूरी है, तो आप वहाँ फोर्स नहीं कर सकते। सेकंड है इन ए केस फॉलिंग अंडर क्लोज डी और क्लोज ई, जो अभी हमने सेकंड का क्लोज डी और ई पढ़ा उसके अंतर्गत आता है। तो ऑफ दिस सब रूल हिज ऑफिशियल ड्यूटी शैल नॉट सफर देयर बाय, कि आप प्रमोशन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत या कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत कोई सोसाइटी का, लेकिन उससे अगर आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज सफर कर रही हैं, तो आपको जो है उन चीजों को जो है मतलब रोकना होगा, या फिर 1 month ऑफ हिज टेकिंग पार्ट इन सच एक्टिविटी रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ हिज पार्टिसिपेशन। आपकी अगर सफर कर रही है तो रोकना पड़ेगा, और सफर नहीं कर रही है तो आपको 1 महीने पॉइंट पे आते हैं। एवरी shall report to the government if any member of his family is engaged in a trade or business
और owns और manages an insurance agency और commission agency। अगर कोई व्यक्ति जो है हमारे परिवार का, वो किसी प्रकार के ट्रेड में, बिजनेस में या खुद की शेयरिंग रखता है, मैनेज कर रहा है कोई इंश्योरेंस एजेंसी को, उसका हिस्सा है, या कमीशन एजेंसी को मैनेज कर रहा है या उसका हिस्सा है, तो उसके बारे में हमें गवर्नमेंट को सूचना देनी होगी एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। अब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट आपको कोई स्पेशल ऑर्डर ना दे या कोई जनरल ऑर्डर ना दे, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट आपको कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं निकाल रही है या जनरल ऑर्डर नहीं दे रही है, तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब नो गवर्नमेंट सर्वेंट मे एक्सेप्ट एनी फी फॉर एनी वर्क डन बाय हिम फॉर एनी प्राइवेट और पब्लिक बॉडी और एनी प्राइवेट पर्सन विदाउट द सैंक्शन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। जो भी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन जनरल, यहाँ पे हमारे से ऊपर जो अथॉरिटी है उसी को कहा जाता है। जैसे हमारे लिए प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी प्रिंसिपल है, या वीपीज के लिए भी प्रिंसिपल है। हमारे लिए वीपी और प्रिंसिपल दोनों ही है, मोस्टली प्रिंसिपल ही मानिए। तो उनकी विदाउट परमिशन के जो है किसी भी प्राइवेट पर्सन से, पब्लिक बॉडी से हम फीस नहीं चार्ज कर सकते, जो भी वर्क हमने उनके लिए किया है। यहाँ पर जो टर्म है फी, वो यूज किसके लिए हो रहा है, तो वो फंडामेंटल रूल 9 में दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम स्कूल आवर्स के बाद में जो एक्स्ट्रा क्लासेज अगर कोई टीचर ले रहा है कमजोर बच्चों के लिए, लेट ब्लूमर्स के लिए, या हाई अचीवर्स को और ज्यादा अच्छा करवाने के लिए, तो वो किसी प्रकार की एक्स्ट्रा फी चार्ज नहीं कर सकता विदाउट द सैंक्शन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। आप इसको ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब सब लेटिंग एंड वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, ये जो है सिंपल सी बात है, इसमें कोई पॉइंट दे रखे हैं। मेनली इसमें ये ध्यान रखना है कि अपना जो सरकारी क्वार्टर है ना, उसमें आप किसी भी प्रकार से किसी दूसरे को किराए पर नहीं दे सकते, और आप उसमें कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं कर सकते जो कि हमें मॉनेटरी बेनिफिट देगी। मेनली यही है, बाकी हम एज पर रूल पढ़ के देखते हैं। जैसे 15A का पार्ट 1 दे रखा है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल सबलेट, लीज और otherwise allow occupation by any other person of government accommodation, any other person of government accommodation which has been allotted to, किसी दूसरे को नहीं दे सकते, और खुद भी आप उसमें किसी प्रकार का और व्यवसाय नहीं कर सकते। मतलब आपने खुद तो अपने नाम पर क्वार्टर जो अलॉट करा लिया और 11 महीने के लिए लीज पे दे दिया दूसरे को रहने के लिए, क्योंकि हमारा तो उसी शहर में दूसरा घर है ही, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर a government servant shall after the cancellation of his allotment of government accommodation vacate the same within the time limit prescribed by the allotting authority। जो भी जो हमें गवर्नमेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड करने वाली अथॉरिटी है या अलॉट करने वाली अथॉरिटी है, उसके द्वारा जब भी कैंसिलेशन किया जाता है अलॉटमेंट का, तो हमें टाइम लिमिट के अंदर उसको खाली करना होगा। और ये जो हम जब वो एचआरए वाले रूल्स पढ़ेंगे और अकोमोडेशन वाले रूल्स पढ़ेंगे, तो वहां पर ये आ जाएगा शायद 3 महीना 6 महीना कैसे कैसे जिसका क्या दे रखा है, वो सारा आपको पता चल जाएगा। अब जो टीचर्स होते हैं वो तो जनरली ये प्रॉब्लम्स उनके साथ तो नहीं होती, लेकिन जो ग्रुप ए सर्विसेज के जो अधिकारी होते हैं ना, वो लोग दिल्ली वगैरह में बंगलो नहीं खाली करते, उनके साथ इश्यू होते हैं, वहां पर ये रूल बड़े काम आते हैं। फिर है इन्वेस्टमेंट लैंडिंग एंड बोरिंग। तो यहाँ पर दे रखा है नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्पेक्युलेट इन एनी स्टॉक शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं कि कोई भी स्टॉक शेयर या किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट है उसमें हिस्सा नहीं लेगा या उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब उसकी भी शर्तें दे रखी है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई टू occasional investment made through stock broker or other persons duly authorized and licensed or who have obtained a certificate of registration under the relevant law। जैसे अपन एस आई पी लेते हैं, तो एस आई पी आप किसके थ्रू ले रहे हो,
कोई ना कोई फर्म या बैंकिंग सोसाइटी इनके थ्रू ले रहे हैं, तो वो क्या होगी, सर्टिफिकेट जिनके पास रजिस्ट्रेशन जिनका हो रखा है, ऐसी कोई लॉ फर्म होगी या कोई भी रेलेवेंट लॉ के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड है वो फर्म होगी, वो तो ठीक है। लेकिन जो डायरेक्ट अकाउंट खोल के और हम लोग शेयर्स वगैरह का अगर कर रहे हैं कुछ, तो वो एज पर गवर्नमेंट रूल सही नहीं है। मेरे तो यही समझ में आया, बाकी आप साथी और कोई इसमें सुधार करना चाहें तो बताना। एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंट परचेज और सेल, मतलब आपने दिन में 2,000 रुपए के शेयर खरीदे या 20,000 के खरीदे, शाम तक बेच दिए, 22, 23, 25,000 रुपए बन गए, वो लाभांश अपना प्राप्त कर लिया, दूसरे दिन फिर से 30,000 के खरीद लिए, 27,000 के बेचने पड़े, 3,000 का लॉस हो गया। इस तरह की जो एक्टिविटी है वो नहीं होनी चाहिए। यही दे रखा है, देख लीजिए, फ्रीक्वेंट परचेज और सेल और वो ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज और अदर इन्वेस्टमेंट शैल बी डीम टू बी स्पेकुलेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सब। एम आई राइट सर? हेलो? यस सर, यस सर। ये यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है मेनली इसी चीज का निकल रहा है ना? सर ये अगर गुड मॉर्निंग सर। जी जी। सर इसमें अगर वाइफ मान लीजिए शेयर ट्रेडिंग वगैरह करती है जी, तो उसकी फिर इंफॉर्मेशन क्या एप्लीकेशन के थ्रू प्रिंसिपल को देनी पड़ेगी या रजिस्टर ऑफिस भेजनी पड़ेगी? देखिए इसमें जब सब रूल 2 पढ़ते हैं ना, तो उसमें सब रूल 2 का फर्स्ट पॉइंट जो उसमें यही दे रखा है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक और परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली और एनी पर्सन हाँ एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ to make any investment which is likely to embrace or influence him in the discharge of his official duties। मतलब आपकी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस क्रिएट हो या एम्ब्रेसमेंट क्रिएट करे, तो ऐसा कोई भी काम आपके परिवार का कोई सदस्य या आपके भी आप पे करने वाला कोई सदस्य नहीं होना चाहिए। हम जो है ये मानते हैं कि अगर कोई हमारी पत्नी या कोई महिला है, उसका पति जो है वो कर रहा है, तो उस स्थिति में आप ये तभी कर सकते हो जब वो अपनी इनकम जो है किसी अदर सोर्स से दर्शाए। अगर वो डिपेंडेंट है ना, आपने अपनी जो फाइल है उसमें उनको डिपेंडेंट अगर शो कर रखा है, तो उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग तो जो रूल हम पे लागू हो रहे हैं वो हमारे साथ में एसोसिएटेड पर्सन जो भी डिपेंडेंट है उन पर लागू हो रहे हैं। और इसको क्लियर कर लेंगे, सर आगे दे इसमें रखा है। हाँ, मैं कुछ बात रखता हूँ। जी जी। जो वाइफ वाली बात है, पहला तो एक वाइफ कभी भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नहीं होती है। मतलब वाइफ चाहे सर्विस भी करे ना भी हाँ करे, ये वो बात तो सही एक है। यूनिट, हाँ यही चीज कर रहे हैं, रुकिए बस ना। तो सर उसमें ये वाली बात तो पहले आएगी नहीं। दूसरा ही जो सब रूल 2 कहता है, वो इस चीज को कह रहा है कि आप ही कर रहे हो और पत्नी के नाम से, तो ये प्रूफ कर पाना, मतलब जैसे पत्नी को आगे करके आप कर रहे हो, तो ये प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए कि आप ये बात ये कह रहे हैं कि वो आप अपने पैसे को लगा रहे हो और वो जॉब नहीं कर रही है, 1 मिनट के लिए वो कहीं इनकम टैक्स में भी उसका शो नहीं हो पा रहा हो, तो जी भी जी। जैसे एक क्लॉज और होता है जिसमें कि पत्नी को भरण पोषण या एक राइट है। अगर आप मान लीजिए, हम बस ये कह रहे हैं सीधे कि आपने पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए और पत्नी से आपने वो करा दिया, तो ये भी बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं हो जाएगा। अगर मतलब बहुत ज्यादा धनराशि नहीं दी गई है, तो अगर मतलब 8,000, 10,000, 20,000 इस रेंज में अगर आपने पत्नी के थ्रू कराया है, तो वो कोई मतलब मिसकंडक्ट में नहीं आएगा। क्योंकि सबरूल 2 को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये नहीं कह रहा है कि आपके फैमिली मेंबर नहीं कर सकते हैं। उसने इस बात को कहा है कि फैमिली मेंबर मतलब आपके बिहाफ पे कर रहा हो, तो ऑन बिहाफ ऑफ यू कर रहा हो, मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। तो ये चीज मतलब जो लोगों में चर्चा का विषय रहता है हमेशा कि क्या पत्नी कर रही है तो भी हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो ऐसा प्रूफ नहीं हो पाएगा।
कि मतलब बहुत, और नहीं, वो मैं कहीं भी यही से कह रहा और हूँ कि हम्म, सर एक मिनट भी डिस्टर्ब करूंगा मैं क्यों, मैं भी, मेरा भी कहना यही है कि भाई पत्नी कर रही है उसका राइट है, और उसका रिटर्न अलग से भर रहे हैं, तो मतलब उसके अगेंस्ट में ये चीज आएगी ही कैसे? कि जैसे मान लीजिए इलेक्शन में कोई महिला खड़ी हो जाती है, तो इस हिसाब से तो ना वो इलेक्शन खड़ी हो सकती है, ना वो जॉब के लिए कहीं जा सकती है, नहीं सब नहीं चीजें फिर बैन हो नहीं जाएगी। नहीं नहीं सर, आप जो इलेक्शन वाली बात कर रहे हैं, रूल 5 वाली बात, सीसीएस कंडक्ट रूल का, उसको आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं लिखा है कि फैमिली मेंबर पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकता है। उसने कहा है, पहले क्लॉज में कहता है 5 के कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकता, ये सही है। फिर दूसरे में कहता है कि फैमिली जो होती है वो पॉलिटिकल मूवमेंट में भाग नहीं ले सकती जो कि सरकार के विरोध में हो। तो और उसने कहा इंडेवर टू प्रिवेंट इन द पार्ट ऑफ एक्टिविटी, ध्यान से देखिएगा, आप फिर से इसको पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे उसमें ये नहीं लिखा कि आप पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बनने से रोकेंगे। तो वो इलेक्शन में भी लड़ सकती है, लड़ती हैं, आईएएस ओएएस की भी लड़ती हैं। और बस ये है कि उसको, जैसे मान लीजिए कोई धरना हुआ, जो सरकार के विरोध में कोई धरना है, अब उस धरने में अगर आपके कोई फैमिली मेंबर जा रहे हैं, आप उन्हें रोकने का प्रयास करें, और अगर प्रयास आपका विफल होता है तो आप सरकार को, गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देंगे, बस ये कह रहा है। तो उसकी सर सूचना दे फैमिली देंगे। मेंबर को नहीं दिक्कत है कहीं से भी लड़ने में चुनाव। करेक्ट। अब मतलब इसके साथ में कुल मिला के ये हो गया कि हमारे नाम से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, कि कोई दूसरा नहीं करे। नहीं सर, हाँ, अपने नाम से भी देखिए, जो इसमें अभी इस रूल में आएंगे जो सर अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज बस वो कह रहा है स्पेकुलेशन, मतलब उसमें हो गया कि फ्रिक्वेंट नहीं करना है, बस ये। जैसे अब आप 50,000 का म्यूचुअल फंड अगर ले लिए, ये मतलब साल में या कुछ ले लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप, हम नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं, जैसे हम लोग जीरोधा में खोल रहे हैं, आप स्टॉक में खोल रहे हैं, तो यही उसमें लिखा है दूसरे क्लॉज में कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये रजिस्टर्ड फर्म है। लेकिन कहीं कहीं स्टॉक मार्केट में कई लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल चीजों को मतलब करते हैं, कंपनी खोल लिया और वो सेबी से मान्यता नहीं प्राप्त किए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो भी पैसा आपसे लेंगे और आपका पैसा लगाते हैं। तो उसमें ये बस कह रहा है कि भी हम कभी भी जाएंगे शेयर मार्केट में, तो हम किसी के थ्रू ही जाएंगे ना, कोई बहुत डायरेक्ट तो ठीक, है नहीं, जैसे ओके। जीरोधा के थ्रू गए, अप स्टॉक के थ्रू गए, हम जा सकते हैं। लेकिन आप डेली क्या कर रहे हैं कि जो हम एक होता है जो डेली सेल करना, डेली लेना, ऐसा कर रहे नहीं। अगर हमने एसआईपी ओके, कर रखा है तो एसआईपी फ्रीक्वेंट नहीं हुआ, महीने में एक दिन कटता है, तो ओके, हम ओके। उसको भी ले सकते हैं। एफडी, वो एफडी हम नहीं कर वो सकते, कर अकेजनल सकते। इन्वेस्टमेंट में आ गया। हाँ, एसआईपी जो है वो ओकेजनल में आ गया, अकेजनल इन्वेस्टमेंट। ओकेजनल में आ गया सर, ट्रेडिंग एकदम। नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करते ना। हाँ, थैंक यू ट्रेडिंग सर। नहीं कर सकते हम। और ट्रेडिंग जो है वाइफ आराम से कर सकती है, कहीं भी इन्वेस्ट, उसको भी तो राइट है ना कि वो कहीं से अपना अर्न करे, अपना कमाए, बिजनेस करे। उसके बिजनेस पे रोक नहीं है, आपको बस बिजनेस में उसके कहीं से सहयोग नहीं करना है, तो करे, अपना कमाए, बिजनेस करे, उसके बिजनेस पे रोक नहीं है, आपको बस बिजनेस में उसके कहीं से सहयोग नहीं करना है। तो अब देखिए, जो जब लालू यादव जी फंसे, आय से अधिक संपत्ति की जांच करी जा रही थी, तो उनका यही तर्क था कि जो गौशाला हमारी चलती है वो हमारे पत्नी के द्वारा संपन्न की जा रही है, हमारे द्वारा नहीं। तो उसको तो बिजनेस का राइट है ही, वो तो कर ही सकती है। अब जैसे अब आपको अगर मतलब बहुत कोई जांच चली, अब उसमें वो बहुत ज्यादा आय तो उसको दिखाना पड़ेगा, जांच तो सरकार कर सकती है। तो मतलब आप अकूत पैसा 1 करोड़ रुपए कहीं से पत्नी कर रही हो, तो आपको फिर वो प्रूफ करना पड़ेगा कि वो पत्नी की इनकम है, आपने उसको हमेशा नहीं दिया है। और जैसे जो सामान्य नौकरी वाले हैं, जो 50-60 हजार पर मंथ अगर इन्वेस्ट कहीं कर पा रहे हैं, तो ये पत्नी के माध्यम से कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें ये हो जाएगा कि भरण पोषण के नाम पे पत्नी को खर्च दिया, और पत्नी ने उसका अपना उपयोग करते हुए, घरेलू खर्च से बचत करते हुए उसका वो कर रही है। तो जब अपूर्व पैसा मतलब होगा तब के लिए है, नहीं तो ऐसे पत्नी के नाम पे कोई डर नहीं रहता है कि मतलब पत्नी के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है सर, उसमें कोई रोक नहीं है। भरण पोषण तो अपने को मिलता है सर। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। फॉर दिस पर्पज एनी परचेज ऑफ शेयर्स आउट ऑफ द कोटा
reserved for director of companies or their friends and associates shall be deemed to be an investment which is likely to embrace the government service. अब गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में अगर आप देखते हैं तो कोई कंपनी की कोटा जो है कंपनी के डायरेक्टर के रूप में रिजर्व किया हुआ है, उसके शेयर आप परचेज कर रहे हैं, या जो फ्रेंड्स हैं कंपनी के डायरेक्टर के एसोसिएट्स हैं उनके रूप में आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो अलाउ नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ एन initial public offering or follow up public offerings of shares of a central public sector enterprise shall apply। इसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, फिर इसका जीस्ट बता दूंगा एक ही लाइन में, जो समझ में आने वाला होगा। either himself or through any member of his family or through any other person acting on his behalf for allotment of shares in the initial public offerings or follow up public offerings of such CPSE। मतलब कोई भी जो PSU होता है ना, उसके आप इस प्रकार के कोई सदस्य हैं जो कोई भी जो प्रोसेस में प्राइस फिक्स किया जा रहा है उसमें आप डिसीजन ले रहे हैं, तो उस चीज में कोई भी जो पब्लिक ऑफरिंग हो रही है, मतलब बोली वगैरह लग रही है, तो उसमें आप रेट जो डिसाइड कर रहे हैं, तो जो खरीदार हो, परचेज करने वाला, उसमें आप खुद या आपकी फैमिली का कोई मेंबर जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, या आपके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए उसके शेयर के अलॉटमेंट में। ठीक है, ये मेनली इसमें कहा जा रहा है। दोबारा से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि आपके द्वारा अगर कोई सी भी CPSE के आप ऐसे सदस्य हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस, कोई भी पब्लिक ऑफरिंग हो रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आप कोई प्राइस जो है फिक्स करने वाली ऐसी पोस्ट पर हैं, तो आप खुद, आपके बिहाफ पर कोई और, आपके परिवार का कोई सदस्य उस अलॉटमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जैसे बैंक के लोग जो है ना, जो लोन करवाई हुई गाड़ियां होती हैं, उनको जब बेच के और बैंक का लोन निकालने की बारी आती है, कम से कम कितने में बिक जाए, तो उसमें वो खुद डायरेक्ट सेल या परचेज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो चीज यहाँ पे कह रहे हैं। थर्ड है, if any question arises whether any transaction is of the nature referred to in sub rule 1 or sub rule 2, the decision of the government thereon shall be final। अगर इन सब ट्रांजेक्शन में कहीं भी कोई भी इफ बट उठती है, तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो ही लास्ट में फाइनल होगा। वो तो वैसे भी फाइनल होता ही है, फिर भी। फोर्थ जो है उसमें दे रखा है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल save in the ordinary course of business with a bank or public limited company either himself through any member of his family or any other person acting on his behalf। कोई भी व्यक्ति बिजनेस किसी बैंक के साथ या किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ जो है डायरेक्ट नहीं करेगा। उसके लिए क्या दे रखा है, लैंड और बोरो और डिपॉजिट मनी एज ए प्रिंसिपल और एन एजेंट to or from or with any person or firm or private limited company within the local limits of his authority or with whom he is likely to have office dealings or otherwise place himself under any pecuniary obligation to such person or firm or private limited company। आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो, उधार ले रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो मनी, और किसी एजेंट के थ्रू दे रहे हो, किसी पर्सन को दे रहे हो, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दे रहे हो, लोकल लिमिट्स के अंतर्गत दे रहे हो, ऑफिशियल डीलिंग के थ्रू दे रहे हो, और अदरवाइज प्लेस हिमसेल्फ अंडर एनी पेक्यूनरी ऑब्लिगेशन, ऐसा कोई जगह आप जो है धन लाभ प्राप्त कर रहे हो, इन सभी कंडीशंस पे जो है डायरेक्ट मना है। आप किसी भी प्रकार से जो बैंक ऑपरेशन करते हैं उस प्रकार के ऑपरेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। बी पार्ट इसमें दे रखा है, लैंड मनी टू एनी पर्सन एट इंटरेस्ट और इन ए मैनर वेयर बाई रिटर्न इन मनी और इन काइंड इज चार्ज और पेड। एक तरीके से पैसा उधार देना और उस पे इंटरेस्ट प्राप्त करना। कभी तो आपने देखा होगा, कभी कोई आपसे अगर आप जो है इस प्रकार का डील कर रहे हैं मार्केट ऑपरेशंस का, तो आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि 2 लाख रुपए दिए, कुछ समय के लिए दिए, तो उस पर जो ब्याज बन रहा है वो कैश में ले लेते हैं, और जो
जितना अमाउंट दिया होता है उतना ही अमाउंट वापस खाते में ले। तो वो जो प्रैक्टिस है, हालांकि इलीगल है, लेकिन लोग करते हैं। और ये जो चीज है वो इसी रूल के तहत है, 4B के अंतर्गत। जो 16.4B जो है उसके अंतर्गत ये चीज हुई है। इसका भी कुछ बता रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे गिव टू और एक्सेप्ट फ्रॉम ए रिलेटिव और ए पर्सनल फ्रेंड। आप किसी, जो आपका पर्सनल वर्क है उसके लिए आप ऐसा नहीं कि ले ही नहीं सकते, आप पैसा ले सकते हो, लेकिन वो आपका रिश्तेदार होना चाहिए या कुछ ऐसा मित्र होना चाहिए, पर्सनल फ्रेंड होना चाहिए जिस पे आपने प्योरली टेम्परेरी लोन लिया हो। और अमाउंट जो है जो भी आपने लिया हो, स्मॉल अमाउंट लोन का, वो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। और ऑपरेट ए क्रेडिट अकाउंट विद ए बोनाफाइड ट्रेड्समैन और मेक एन एडवांस ऑफ पे टू हिज प्राइवेट एम्प्लॉय। इन सभी कंडीशन में आप जो है, ये पहले की जो दो कंडीशन है इनके अलावा पैसा उधार ले या दे सकते हो। फिर दिया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन के जो भी नियम है, उसके साथ तो कोई समस्या ही नहीं। अब ये सेकंड क्या कह रहे हैं, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड or transferred to a post of such nature as would involve him in the breach of any of the provisions of Sub-Rule 2 or Sub-Rule 4, he shall forthwith report the circumstances to the prescribed authority and shall thereafter act in accordance with such order as may be made by such authority। अगर कोई प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा कहा जाता है कि भाई आपने रूल सब रूल 2 या सब रूल 4 जो है उसको ब्रीच किया है, उसके प्रोविजंस को जो आपने ब्रीच किया है, उस स्थिति में क्या करना है, उसको अथॉरिटी जो भी कहेंगे कि डिसाइड किया है, जो भी परिस्थितियों को देखते हुए ऑर्डर दिया है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। अब आ जाता है, ये कोई काम का नहीं है ज्यादा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आना हमें। आगे देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इनडेप्टनेस। इंसॉल्वेंसी का मतलब है दिवालियापन की, और हैबिचुअल इनडेप्टनेस मतलब जो आदतन उधार रखने का आदी है। तो दिवालियापन की स्थिति हो या फिर जो आदतन उधारी जिसकी चलती हो, उन के संदर्भ में रूल 17 जो है सीसीएस रूल 1964 का 17 पॉइंट है जो बात करता है, रूल 17 बात करता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट शैल सो मैनेज हिज प्राइवेट अफेयर्स एज टू अवॉइड हैबिचुअल इनडेप्टनेस। कि आपको जो भी अपने से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं, प्राइवेट अफेयर्स हैं, उस तरीके से करने हैं कि वो आपको आदतन जो है उधार के लिए ना प्रेरित करें या आपको दिवालिया ना कर दें। गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट whom any legal proceeding is instituted for the recovery of any debt due from him or for adjudging him as an insolvent। कोई भी चीज जो उसको दिवालिया घोषित करती है या ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग जिसमें वो एक हिस्सा होता है, उसके खिलाफ चलती है, shall forthwith report the full facts of the legal proceedings to the government। तो उसको जो भी अपने अधिकारी, उच्च अधिकारी है, उनको उस लीगल प्रोसीडिंग्स को जो उसके खिलाफ हो रही है इंसॉल्वेंसी केस में या म्यूचुअल इनडेप्टनेस के चलते, तो उसको पूरी राम कहानी जो है वो बतानी है अपने अधिकारी को लिखित रूप में। ठीक है। अब इसमें नोट दिया हुआ है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द इंसॉल्वेंसी और इनडेप्टनेस वाज द रिजल्ट ऑफ circumstances which was the exercise of ordinary diligence the government servant could not have foreseen or over which he had no control, had not proceeded from extravagant or dissipated habits shall be upon the government servant। ये उसका खुद का बर्डन है कि वो ये प्रूव करे कि ये जो इंसॉल्वेंसी हुई है, दिवालियापन हुआ है या इनडेप्टनेस हुआ है, वो इस प्रकार की किसी भी परिस्थितियों के कारण नहीं है जो उसकी खुद की नेग्लिजेंस के कारण से या सामान्य ऑर्डिनरी डिलीजेंस के कारण पैदा हुई है, जो वो आगे तक के बारे में सोच नहीं पाया उसके कारण से पैदा हुई है, उसका उन परिस्थितियों पर कोई कंट्रोल नहीं था इसलिए पैदा हुई है, या उसने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वैगेंट खर्च नहीं किया था, या उसकी ऐसी कोई हैबिट्स नहीं थी। ये सारी बातें उसको प्रूव करनी है कि ये इंसॉल्वेंसी एंड डेप्टनेस हुई है, ये परिस्थितियों के कारण से होगी। मेरा